नमस्कार। देश की सबसे बड़ी पंचायत में होने वाली जनहित की चर्चा पर आधारित कार्यक्रम संसद संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के शीतकालीन सत्र में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए पूरे देश में मेडिकल कॉलेजों की एक ही प्रवेश परीक्षा यानी नीट को वैधानिक दर्जा देने से संबंधित 2 विधेयक पास कर दिए गए। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन विधेयक 2016 और दंत चिकित्सक संशोधन विधेयक 2016 साथ साथ पारित किए गए। संशोधन का मकसद परीक्षा की बहुलता को रोकना, पारदर्शी व्यवस्था से भ्रष्टाचार पर अंकुश और छात्रों को शोषण से मुक्त करना है। नीट को वैधानिक दर्जा दिलाने वाले विधेयक आईएमसी संशोधन अध्यादेश 2016 और दंत चिकित्सा संशोधन अध्यादेश 2016 का स्थान लेंगे। विधेयक में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 और दंत चिकित्सा 1948 में संशोधन किया गया है। दोनों संशोधन विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुके हैं। श्री शरद यादव जी। सभापति जी, इंडियन मेडिकल काउंसिल अमेंडमेंट बिल और डेंटल काउंसिल अमेंडमेंट बिल दोनों के बारे में उसके समर्थन में खड़ा हूँ। एक तो इससे सारे देश में एक साथ एक तरह से एग्ज़ाम होंगे और बड़ी बात यह है कि जो खास करके गरीब तबके के लोग हैं वो दूर दराज के इलाके में नहीं जा सकते। तो मैं इस बिल के हक में खड़ा हुआ हूँ। इस देश में जो एजुकेशन है और हेल्थ है ये पूरी तरह से प्राइवेट लोगों के हाथ में हम सौंपते जा रहे हैं और सरकार के हाथ में जो शिक्षा है वो बिल्कुल घिसटते हुए बहुत ही यानी बुरी हालत में यहाँ से वहाँ तक पूरा एजुकेशन पूरा सिस्टम जो है वो बुरी हालत में है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भारत सरकार के हाथ में या राज्य सरकारों के हाथ में जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो आज भी ठीक ठाक तरीके से उनके अंदर नियम भी कानून भी और जो लोग भी वहाँ से निकल रहे हैं वो ज़रूर ठीक और अच्छे लोग हैं। लेकिन कैसी हालत है हमारे देश की। हिंदुस्तान में सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन को मेडिकल एजुकेशन को यदि बर्बाद और तबाह किया है तो इस डोनेशन ने किया है। इस डोनेशन के सिस्टम को आप इस एग्जाम के साथ खत्म करेंगे नहीं करेंगे। जो प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, ये रिजर्वेशन जो सरकारी अस्पतालों में होता है ये प्राइवेट अस्पतालों में होगा कि नहीं होगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसके हक में बोल करके इसके समर्थन में बोल करके अपनी बात को क्या इस बिल के हक में बोलने। थैंक यू शरद यादव जी, थैंक यू। नाउ श्री के रागेश। In private college. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. While supporting the very concept of the uniform entrance tests, I take this opportunity to share some anxieties expressed from many quarters. As we all know, education comes under the concurrent list of our Constitution. I want to know whether the government, while promulgating the ordinance, whether the government had made any consultation with the concerned states. In various states, admission policy is different. And there is another apprehension which has already been expressed here, that only the CBSE students are in has got a better footing for getting admissions in medical colleges, and state board students, they have only a lesser chance for getting admissions. I think the present effort also, I don't think that this NEET can resolve all these issues that prevail, that exist in the field of medical education, because it seeks for only a uniform entrance examination. Sir, what the private managements are doing, they are not considering the merit of the students. They used to follow the choose and pick up method. And they are admitted on the basis of the money that is being provided, not on the basis of the merit, not on the basis of the rank. So if we are going for a common entrance test, NEET,
then there should be a specific provision which ensure for a centralized counseling be it at the central level, both it should be at the central level and the state level, whichever may be the case. Thank you, Mr. Ragesh. Now, Sri Dilip Turki. थैंक यू मोहसन। ये जो बिल सरकार द्वारा लेकर आया गया है, इसमें कई सारी चिंता, कई सारी बातें अच्छे भी हैं और कई सारे बातें गंभीर चिंता की भी बात हैं। सबसे पहली बात कि सरकार राज्यों को मेडिकल एग्जाम में 85% सीट अपने यहाँ के स्टूडेंट के लिए रिजर्व रखने के नए सिस्टम में क्या मैकेनिज्म होगा या क्लियर नहीं है। हर स्टेट में अलग अलग आरक्षण की व्यवस्था है, उनको लेकर भी दिक्कत आएगी। दूसरी बात यह है कि बिल के अनुसार नीट परीक्षा CBSE लेगी, लेकिन अभी भी ऐसा हजारों स्कूल हैं जहां CBSE का सिलेबस नहीं पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा अब एग्ज़ाम आज ऑल इंडिया लेवल पर होने से गरीब घरों के बच्चों को राज्य से बाहर एडमिशन लेना पड़ सकता है। इससे उन पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। नीट परीक्षा में परीक्षा का मीडियम को लेकर भी कंफ्यूजन बना हुआ है। इसलिए महोदय, हम ये मानते हैं कि मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी अराजकता फैली हुई है और ख़ासकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मनमानी फीस पर लगाम लगनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी। Thank you, Vice Chairman Saab. At the outset, there appears to be some confusion as to why this ordinance has come and why this act has come. This act is a very small act which says that the ordinance which was brought is being replaced by this act. Now, what was that ordinance? Is the same language which is in the act. Honorable Supreme Court, in the background, short background in respect to this is that an expert committee was constituted in 2009. Now that expert committee of Medical Council of India suggested that there should be a unitary exam throughout the country, and this exam should be held for the purpose of admissions to all medical colleges. Now after that, the expert committee submitted its recommendation in June 2009. And in December 2010, the government finally gave its approval onto the experts committee's recommendation of the MCI. And on this basis, the notification was issued. Now, which was challenged before the Honorable Supreme Court. Now, in the Honorable Supreme Court, there was an interim order. After the interim order, there was, the order was quashed. This order itself was quashed in July 2013. A review was filed. After the review was filed, which has been allowed in 2016, and thereafter the situation arose that how it should be done. So the original thing has come from the MCI itself, which wanted that there should be a unitary examination, and therefore to say that MCI was not wanting is incorrect. Now, after the review was allowed, there was an interim direction by the Honorable Supreme Court saying that this year, all examinations with respect to the entrance examination will be held through a common entrance test, and that is called as NEET. Now, it will be under NEET that the examination would be held for maybe state colleges or maybe private colleges. This was the direction. There was a hue and cry. सुप्रीम कोर्ट का अगर ऑर्डर देखा जाए 2013 का, जिसमें उन्होंने क्वैश का जो रिव्यू में उसको सेटिसाइड कर दिया एक नॉन स्पीकिंग ऑर्डर से, कहा कि अब इसको फिर से सुनेंगे, पर उसमें जो मेन ग्राउंड क्वैशिंग की थी वो एक ग्राउंड उनमें से ये थी, 2-3 ग्राउंड थी, उसमें एक ग्राउंड ये थी कि उसमें रिक्वायरमेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि आप इस तरह का नोटिफिकेशन इशू करने के पहले सारे स्टेट्स से उनसे भी कंसल्ट करेंगे. Now, the government at that point of time did no consultation with the states.
दिस टाइम दे हैव सेड कि आप इसको अप्लाई करिए और इस बीच में हम तय करेंगे उस मेन मैटर को जो है कोर्ट में डिसाइड होगा उसमें कंसिडर करेंगे. When this issue arose, a meeting was called and it was decided कि क्या करा जाए, क्योंकि काफ़ी स्टेट्स जो हैं वो इस बात को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ अगर ये लागू हो गया इस बार तो हमारे यहाँ के बच्चे एडमिशन नहीं पाएंगे. They have language problems, they have different issues were raised and it was said कि इसलिए common test के तहत examination नहीं होना चाहिए. After that the government has come with an ordinance. Ordinance में उसने ये कहा कि हम states को exempt कर रहे हैं. उन्होंने for 1 year they have exempted the states from this examination but have not exempted the private colleges. प्राइवेट कॉलेजेस में अगर एडमिशन होना है तो मेरिट के माध्यम से अगर आप जो क्राइटेरिया फिक्स्ड है उसको आप क्लियर करेंगे तब आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन पाएंगे. द इंटायर टेक्स्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज सीन कि हम कर क्या रहे हैं. हम कह रहे हैं कि आप कॉमन टेस्ट करिए जिससे कि मेरिट में हो और मेरिट अगर क्राइटेरिया रहेगा तो किसी को इसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए. लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से ऑब्जेक्शन किया, इसलिए स्टेट के फेवर में ये ऑर्डिनेंस हुआ है 1 साल के लिए और 1 साल के लिए कहा गया कि हम 1 साल के लिए कॉमन टेस्ट नहीं करेंगे. सेंट्रल गवर्नमेंट को अब ये तय करना पड़ेगा कि हम इसको 1 साल के लिए लागू कर रहे हैं या हम इसको हमेशा के लिए लागू कर रहे हैं. और प्राइवेट कॉलेजेस को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट को हम नहीं एक्सक्लूड कर रहे हैं. क्या ये दोनों चीजें परमानेंट फीचर रहेंगी या सिर्फ 1 साल के लिए रहेंगी? एक स्टूडेंट के ऊपर आप कई लाख की सब्सिडी खर्चा करते हैं एक स्टूडेंट को पर मंथ के हिसाब से. आप वही अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए. आप किसी प्राइवेट कॉलेज से मत पूछिए, आप किसी कमिटी से मत पूछिए. आप जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक स्टूडेंट एडमिशन लेता है उसके ऊपर आप जो सब्सिडी देते हैं वो आप उस कॉलेज को दे दीजिए या उस प्राइवेट कॉलेज को दे दीजिए या उतना उसको परमिट कर दीजिए कि वो फीस की तरह ले. वरना आप या तो ये एक कहिए कि हम प्राइवेट कॉलेजेस को नहीं होना चाहिए, चलना ही नहीं चाहिए. बट to say simply on this ground that fee structure इतना heavy हो जाता है और इतना उसमें डोनेशन होता है इसलिए हम इसको कर रहे हैं, तो आपने प्राइवेट कॉलेजेस को ऑलरेडी परव्यू में ले लिया है. दे आर नाउ विद इन द नीट, दे आर प्रेजेंटली दे आर विद द नीट एंड देयरफॉर दे आर विद इन दैट परव्यू. इट इज दिस गवर्नमेंट कॉलेजेस which are out. So you have to decide whether you want merit in the government colleges or you don't want merit in the government colleges or only in the private colleges you want merit. So if you decide it has to be merit, it has to be everywhere, and for that there is problems with the states. There are genuine problems with the states क्योंकि CBSE के बच्चे सब जगह से नहीं पास हो सकते. इसके लिए आपको एक क्राइटेरिया निकाल करके और इन सब के लिए करना पड़ेगा, तभी आप एक यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं. लेकिन जो भी करिए वो परमानेंट फीचर करिए, वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट मत करिए जो कि अभी चले फिर अगले साल आप एक ऑर्डिनेंस लाएं फिर इसको एक्ट में बनाएं. इस तरह का फीचर नहीं होना चाहिए. सर, this MCA also, after bifurcation of our state, more medical colleges there in Hyderabad. We requested, we want more students, more doctors in Andhra Pradesh. Recently, for government colleges also they given, sir. We are totally support of this amendment bill. Thank you. Sri Prabhul Patel ji. Sir, I stand up in support of this bill. After all, we all know that ordinance was absolutely necessary. And there was a large uproar and from a wide section of society, and therefore the government in its wisdom has rightly proclaimed an ordinance and which is now being sought to be ratified by Parliament by way of this bill. The Medical Council of India, there has been some debate on the side. It's ultimately an autonomous body set up by an act of Parliament. How to strengthen the Medical Council of India is more important, rather than tinkering with it and trying to do some other experiment. In fact, on the basis of what my friends were trying to establish, I was just reading that there's a commission of inquiry as stipulated in the Medical Council of India Act. Let us know how many inquiries under this commission of inquiry have been ever set up. Because it's not a question of this government or that government, it's a question of how the system works. So please let us know, and we would be happy to associate ourselves if there is anything betterment to be done. But the only limited point I would make is that medical education in India has to be upgraded. Quality education
I'm sorry, there are many government colleges, some of them are brilliant, but the medical colleges, especially in the smaller places, are facing a huge problem of getting good faculty. you. And I think that question also needs to be addressed. Now Dr. Vikas Mahatme. आदरणीय सभापति महोदय, मैं एक डॉक्टर होने के नाते इससे सीधा संबंध भी रखता हूं और इसके साथ जुड़े हुए समस्या से मैं काफ़ी वाकिफ़ भी हूं। एक छात्र जिसका सपना डॉक्टर बनने का रहता है, वो ऑन एन एवरेज 10 से 12 आवेदन पत्र मेडिकल कॉलेज के टेस्ट के भरता है और उस आवेदन या एडमिशन फॉर्म्स में भरना ये अपने आप में भी एक बहुत खर्चीली बात होती है, क्योंकि ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म्स काफ़ी महंगे होते हैं। छात्र साधारण 7 से 9 परीक्षाएं देता है, एंट्रेंस टेस्ट देता है और उसका पाठ्यक्रम के तरफ अलग अलग, हर टेस्ट का पाठ्यक्रम अलग अलग होने से वह पढ़ाई के ऊपर कम ध्यान दे सकता है और वो पाठ्यक्रम और कौन से मेडिकल कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल सकती है इसके बारे में ज़्यादा सोचता है। इससे उसे काफ़ी मानसिक कठिनाई से भी गुजारना पड़ता है और अलग अलग मेडिकल टेस्ट की तारीख एक साथ टकराने से उसे कुछ एग्जामिनेशंस परीक्षा छोड़नी भी पड़ती है। सभापति महोदय, इससे भी ज़्यादा परेशानी और हैरान होने वाली बात यह है कि मेडिकल कॉलेजेस, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उनके सेपरेट टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट होती है और यहाँ रिजर्वेशन भी रहता है और रिजर्वेशन ये 100% रहता है और ये 100% रिजर्वेशन SC ST के लिए नहीं होता, ये 100% रिजर्वेशन जो पैसे दे सकते हैं उनके लिए होता है। ये सीटें 25 लाख, 50 लाख और पोस्ट ग्रेजुएशन के सीटें 1 करोड़ से भी ज़्यादा पैसों में बेची जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बिल पास होने से एक पूरा फुल स्टॉप बनेगा, एक पूरा फुल स्टॉप हो जाएगा ये करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए। जैसा हमने देखा है, मुन्ना भाई MBBS एक पिक्चर निकला जो इस करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से ही निकला, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा मुन्ना भाई MBBS पिक्चर निकलेगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है। श्रीमती कनिमोझी। Thank you, sir. We have to understand that there are different problems in different states and different parts of this country. In a situation like this, you cannot expect children from all over the country, students from the entire nation, to be sitting for one common entrance examination, because there are different kinds of boards throughout the country. Every state has a different kind of. In Tamil Nadu, there are different boards. And the state itself has a completely different board. But the minister has said that the examination will be conducted by the CBSE on the basis of NCERT syllabus. How fair is it? Is it fair to the students who have studied through other boards? The Tamil Nadu State Board, for example. So what about these students? They have passed their 12th standard examination, scored very well, but then they are being denied opportunities of getting into medical college. आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जारी है संसद संवाद। जो ये स्टेट कोटा है, दिस इज एक्सक्लूसिवली विद द स्टेट, दे हैव टू डिसाइड. What we will do is, we will give the name, the ranking, the domicile and the percentile. Now it is for the state government to decide. If you want to give extra mark for rural area, you give it to yourself. Whatever बैकवर्डनेस के लिए आप देना चाहते हैं, आप उसको रूरल एरिया के लिए देना चाहते हैं, आप उसको जिस तरीके के लिए देना चाहते हैं, योर स्टेट कोटा विद इन द डायरेक्शंस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, उस रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आप उनको एडमिशन दीजिए। राज्यसभा में चर्चा के दौरान सदस्यों ने माना कि सरकारी और निजी दोनों संस्थानों को प्रोत्साहित करके ही मेडिकल क्षेत्र का विकास संभव है। उन्होंने ये मांग भी रखी कि न्यायोचित परीक्षा व्यवस्था के लिए सरकारी के साथ साथ निजी कॉलेजों को भी नीट के दायरे में लाना जरूरी है। सरकार ने बताया कि सभी निजी संस्थान के साथ डीम्ड विश्वविद्यालय भी इसके दायरे में शामिल किए गए हैं।
आदरणीय उपसभापति जी, सबसे पहले तो मैं सभी सदस्यों का धन्यवादी हूं कि उन्होंने इस अमेंडमेंट का बाय एंड लार्ज समर्थन किया है। जहां तक नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट का सवाल है, इसका उद्देश्य एक तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ एग्जामिनेशंस को रोकने का था। जो पहला उद्देश्य है कि हमारे बच्चे कॉलेज टू कॉलेज, स्टेट टू स्टेट एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं और वो एग्जामिनेशन देते हैं। यह सिलसिला और यह प्रक्रिया अपने आप में बड़ी महंगी पड़ती है। ट्रैवलिंग भी इसमें इन्वॉल्व है और अलग अलग एग्जामिनेशंस में अलग अलग समय पर अपीयर होना, यह एक बहुत बड़ा एक फैक्टर था। दूसरा था टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी टू कर्ब करप्शन। एक हम ट्रांसपेरेंसी लाएं और वह देश के लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री में सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए हम प्रावधान कर सकें, ताकि एक ही एग्ज़ाम्स के माध्यम से और वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो जिसके तहत एग्जामिनेशन हो सके। और तीसरा विषय था कि टू स्टॉप द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स एज फार एज द एग्जामिनेशन इज कंसर्न। इनका जब टेस्ट हो भी जाता है तो टेस्ट के प्रोसेस और टेस्ट के प्रोसेस से निकल करके फिर जो काउंसलिंग होती है, उस काउंसलिंग के प्रोसेस में भी बहुत एक्सप्लॉयटेशन का स्कोप रहता था। तो ये तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट इसको आगे बढ़ाया गया। अभी ये जो नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट हुआ और ये जो अमेंडमेंट आएगा, इसके बाद ये एक्ट का पार्ट बन जाएगा, तो यह एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन भी दे देगा, उसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस भी देगा और आगे जो चेंजेस हैं वो हम रूल्स रेगुलेशंस में उसके अनुसार कर सकेंगे, तो उसका हमको लाभ हो सकेगा। एक चर्चा में विषय बार बार सुप्रीम कोर्ट का आ रहा था। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि दिस वॉज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट, इट वॉज नॉट इनिशिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक ऑर्डर दे करके इसके डायरेक्शन को उसको क्वैश किया था। उसके बाद हम लोग रिव्यू में गए और रिव्यू में भी हम लोगों ने उन सारी बातों को रखा और उसके रखने के पश्चात अप्रैल महीने में उन्होंने इस ये जो अपना ऑर्डर था, खुद का ऑर्डर, उन्होंने विड्रॉ किया और उन्होंने कहा कि आप यू कैन कैरी ऑन विद द नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट। दिस हैपेंड इन द मिड ऑफ अप्रैल और मिड ऑफ अप्रैल में आने के पश्चात फिर एक PIL लग गई और उस PIL के जवाब को देते देते करते करते May 9 हो गया और May 9 को के बीच में May 1 को AIPMT का एग्जामिनेशन हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो फाइनल फैसला आया, वो ये था कि AIPMT का जो May 1 का टेस्ट हुआ, दैट स्टैंड्स एज NEET फर्स्ट और NEET 2 24 जुलाई को होगा और 17 अगस्त को उसका नतीजा निकलेगा। एक प्रश्न आया था कि व्हाट वाज द अर्जेंसी। वी एक्सेप्टेड इट, वी वेंट फॉरवर्ड। लेकिन 14 मई को एक विषय आया और 14 मई को रिप्रेजेंटेशंस आने शुरू हुए। रिप्रेजेंटेशंस आने शुरू हुए स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से और वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। वह रिप्रेजेंटेशंस ये आने शुरू हुए कि नीट को इस साल लागू न किया जाए। नीट को लागू किया जाएगा तो दिक्कत आएगी और हमारे को एग्जामिनेशन करने में दिक्कत हो सकती है। उनके 3 इश्यूज थे। एक इशू था ऑनगोइंग एग्जामिनेशन, दूसरा इशू था पैरिटी ऑफ सिलेबस और तीसरा इशू था लैंग्वेज। क्योंकि जो हमको डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की थी वो ये थी कि नीट एग्जामिनेशन जो होगा, नीट 1 हो चुका है, नीट 2 जो होगा दैट कैन बी डन इन इंग्लिश एंड हिंदी। बट देयर वर वेरियस स्टेट्स हु हैड द लैंग्वेज प्रॉब्लम और ऑन गोइंग स्टेट्स के एग्जामिनेशन हो रहे थे। उन एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कहा कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है और उस ऑल हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग में हमने ये विषय रखा कि आपके रिप्रेजेंटेशंस आए हैं, आपके इशू 3 हैं, लैंग्वेज है, सिलेबस है और आपका ये ऑन गोइंग एग्जामिनेशन है। इस पर हमको
आपका क्या कहना है, आप कहिए। सभी ने एक तरफ से ये कहा कि नीट इन प्रिंसिपल, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट इन प्रिंसिपल वी एक्सेप्ट, और नीट लागू होना चाहिए। लेकिन नीट लागू होने में दिक्कत एक आ रही है, और वो दिक्कत ये आ रही है कि हमारा जो लैंग्वेज का इशू है वो हमारे बच्चे उसमें सफल नहीं होंगे। उसी तरीके से ये कहा गया कि सिलेबस की दिक्कत आएगी, और हमारा एग्जामिनेशन हो रहा है, हो गया है, बच्चों ने एडमिशन ले ली है, एग्जामिनेशन का, एंट्रेंस का एग्जामिनेशन के उनके कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, दे आर गोइंग फॉर एग्जामिनेशन, लेट देम गो फॉर एग्जामिनेशन। दैट वेरी इवनिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई, और उस ऑल पार्टी मीटिंग में भी सभी लोगों ने शामिल होकर के उसमें चर्चा हुई कि व्हाट वी कैन डू। देयर आल्सो द 3 issues came, the same issues. I correct myself that AIDMK did not say, and the Tamil Nadu government Tamil did not Nadu. say. But in general it was accepted. Now जिसमें से जो बातचीत होते होते ये सारी चीजें जब निकली, then we decided to go for an ordinance. Ordinance में भी बहुत clear है कि the permission is for 16-17 for undergraduate, for this year only. For postgraduate examination, which is going to take place in December, this year only, the NEET will be applicable. एक बात मैं यहाँ पर और क्लियर कर दूँ कि all private institutions of all states, जहाँ भी private institutions हैं, they will be covered under NEET. You see, deemed universities also are first a medical college, so all private institutions, that means deemed university के अंदर भी आने वाला मेडिकल कॉलेज, उसमें भी नीट लागू होगा। जहाँ तक लैंग्वेज का सवाल है, उसके बारे में हमको बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि हमने ये एग्जामिनेशन एमसीआई नहीं कराती, ये एग्जामिनेशन सीबीएसई कराती है। सीबीएसई जो एग्जामिनेशन कराएगी नेक्स्ट ईयर, उससे पहले हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट्स को लिख दिया है कि पिछले 3 सालों में आपके यहाँ स्टेट्स में किस किस लैंग्वेजेस में आपने एग्जामिनेशन लिया है, उसको हमको आप बताएं, और उसके अकॉर्डिंगली द एग्जामिनेशंस विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर लैंग्वेजेस, द लोकल लैंग्वेजेस। तीसरी बात यह है कि जो सिलेबस का सवाल है, वो सिलेबस को हम पैरिटी करेंगे। वैसे तो जो नेशनल करिकुलम है दैट इज ऑफ एनसीईआरटी फॉर सीबीएसई and all for state governments also, but the state governments ने जो भी सिलेबस को रखा है, उस सिलेबस को हम पैरिटी करेंगे, और उस सिलेबस की पैरिटी करके ही हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन करेंगे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे तमिलनाडु का विशेष करके और बाकी सब जगहों का है कि गाँव के बच्चे छूट जाएंगे और गाँव के लोगों को इसमें से चांस नहीं मिलेगा। एक तो जो ये स्टेट कोटा है, दिस इज एक्सक्लूसिवली विद द स्टेट, दे हैव टू डिसाइड अमंग द रिजर्व कैटेगरी जो है, ये सारी की सारी कैटेगरी के डिसीजन स्टेट को लेना है। व्हाट वी विल डू इज वी विल गिव द रैंकिंग, वी विल गिव द नेम्स, वी विल गिव द नेम, द रैंकिंग, द डोमिसाइल एंड द परसेंटाइल। नाउ इट इज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू डिसाइड। इफ यू वांट टू गिव एक्स्ट्रा मार्क फॉर रूरल एरिया, यू गिव इट टू योरसेल्फ। Whatever बैकवर्डनेस के लिए आप देना चाहते हैं, आप उसको रूरल एरिया के लिए देना चाहते हैं, आप उसको जिस तरीके के लिए देना चाहते हैं, योर स्टेट कोटा विद इन द लिमिट्स एड्रेस्ड बाय द डायरेक्शंस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, उस रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आप उनको एडमिशन दीजिए, और वो दैट विल कम अंडर दैट कैटेगरी, उसी के तरीके से आप उनकी एडमिशन लेंगे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी जो सीट्स स्टेट के कोटा की हैं, वह भी उसी तरीके से भरी जाएगी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की भी जो सीट्स हैं, उसका कोटा भी, वो जो स्टेट का कोटा है, वो स्टेट का कोटा स्टेट वाले ही उसको भरेंगे। और जो नीट का एग्जामिनेशन होगा, वो नीट का एग्जामिनेशन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अदर सीट्स पर होगा, जिस पर जो सीट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपने से भरता है, उसके लिए उसका एग्जामिनेशन होगा, और वो उसको उस तरीके से भरेंगे। दिस हैज बीन डन ओनली फॉर the year 1916-17 for undergraduate. For post-graduation it is not done. It is continuously that the NEET will be applied. And जो MCI का सवाल, MCI के बारे में deliberations are being done. We have the report of the standing committee. We are working on it.
We are not under any pressure. We will do the right thing. Okay. We will take all of you in confidence and come forward in that direction. That is what I have to say. Thank you. राज्यसभा में चर्चा के दौरान लगभग सभी सदस्यों ने माना कि संशोधन से छात्रों को बहु परीक्षा से मुक्ति के साथ न्यायोचित और पारदर्शी शोषण मुक्त परीक्षा व्यवस्था मिलेगी। सरकार का कहना है कि योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा के मकसद से विधेयक लाया गया है। चर्चा के दौरान सरकार ने सदस्यों को यह भी भरोसा दिया कि आरक्षण, फीस, सीट संख्या, रियायतें और अन्य सुविधाओं की मौजूदा व्यवस्था संशोधन के बाद भी जारी रहेंगी। जम्मू कश्मीर समेत संपूर्ण राष्ट्र में लागू इस विधेयक से ईमानदार और सेवाभावी चिकित्सकों की संख्या में वृद्धि होगी। इसी के साथ संसद संवाद के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।